अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही शानदार नया नावल और बहुत ही मज़े का ये नावल है। प्लीज़ आप पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ मेरे नावल और स्टोरीज को पढ़ के आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे मुझे आपके प्यार का पता चलता है। आपका प्यार ही मेरी हिम्मत और हौसला है। मेरी उम्र कोई 13 बरस होगी। 7 भाइयों की मैं अकलौती और बहुत ही लाडली थी। हमारी काफी जमीन थी। 2 भाई शहर में पढ़ते थे और बाकी 5 जिम्मेदारियों काश्तकारी का ही काम करते थे। हमारे डेरे के नजदीक कोई आबादी न थी। चंद गज के फासले पर एक ट्यूबवेल था। बाकी इर्द गिर्द कोई आबादी न थी। इक्का दुक्का कोई जो डेरा था वो दूर, काफी दूर था। ट्यूबवेल का ऑपरेटर बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी था। वो ज्यादातर हमारे घर डेरे पर रहता था और खाना भी हमारे साथ खाता। अगर वो ट्यूबवेल पर होता तो हम उसे खाना वहां पहुंचा देते। वो काफी हद तक हमारे ही घर का फर्द था। हमारे घर का कोई राज या काम उससे पोशीदा न था और हर काम में उसका मशवरा शामिल होता। मेरे वालदैन और भाई उससे और वो हमारे घर वालों से बड़ा ही प्यार करता था। दुनियावी तालीम के लिए तो मुझे टांगा शहर ले जाता था और दीनी तालीम मैंने मुख्तार भाई ट्यूबवेल ऑपरेटर के पास ही हासिल की। इन दिनों 2 माह की छुट्टियां थी और मैं स्कूल का काम करने भी मुख्तार भाई के पास ट्यूबवेल पर जाती। वो मुझे पढ़ाई के अलावा दीनी तालीम देते। वो मुझसे बड़ा ही प्यार करते थे। इस साल मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। एक दिन मैं ट्यूबवेल पर कपड़े धोने गई तो वहां मेरी उम्र का एक और लड़का था। पूछने पर पता चला कि भाई मुख्तार का छोटा भाई वकार है और 2 माह छुट्टियों में यहीं रहेगा। हम चंद दिनों में घुल मिल गए। हम इकट्ठे पढ़ते और फिर इकट्ठे खेलते। मैं बहुत खुश थी कि मेरी उम्र का एक साथी मुझे मिल गया था। 2 माह पलक झपकते में गुजर गए। वो अगले साल भी आया। जब वो जाने लगा तो मुझे काफी दुख हुआ। मेरा दिल चाह रहा था वो यहाँ ही रुक जाए, यहाँ ही पढ़े। लेकिन ये सब कुछ मेरे दिल में ही रह गया और वो चला गया और मैं आइंदा साल उसके आने के लिए दिन गिनने लग गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था और अब बहुत याद आने लगा। साल गुजर ही नहीं रहा था। हमारी ये जिंदगी कितनी छोटी होती है और वो भी हम तजर्बों और ठोकरें खाने और संभलने में गुजार देते हैं। वकार जब चौथी मर्तबा अपने भाई के पास 2 माह की छुट्टियां गुजारने आया तो काफी खूबसूरत और काफी होशियार और चालाक हो चुका था। या फिर ये कुछ देखने समझने की उम्र को मैं भी पहुंच गई थी। वकार काफी बदल चुका था। उसका बातचीत करने उठने बैठने का अंदाज बहुत ज्यादा बदल चुका था और मैं वैसी ही थी जैसी चंद साल पहले थी। अम्मी मेरी इस आजारी और बेबाकी पर नुक्ताचीनी करने लगी थी और मैं हैरान थी कि ऐसी कौन सी नई बात हो रही है जो अम्मी इतराज करने लगी हैं। काश मैं उस वक्त कुछ समझ जाती या फिर ठोकर लगाने वाले, इशारे देने वाले ठीक तरह से ठोकर लगाते, मेरे कान खुल जाते। या फिर मेरे अपनों को बहुत ज्यादा भरोसा था, वरना वो जरूर मेरी हिफाजत करते। मुझ पर कोई पाबंदी ना लगाई। ऐसा कर देते तो मेरी आंखें जरूर खुल जाती। उनकी लापरवाही ही मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले हैं। वकारा मुझे घूर घूर कर और ललचाई नजरों से देखता और मैं नादान सब कुछ देखती और कुछ ना समझ सकती। मान लेती हूँ मेरी उम्र 17 बरस थी। मुझे ये सब कुछ समझ लेना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत है मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। मुझे जैसे ही मौका मिलता, तन्हाई मिलती, मैं उसके पास चली जाती। अब ज्यादा इधर उधर मत घूमो फिरो और घर पे रहा करो, तुम अब छोटी नहीं हो। एक दिन मुख्तार भाई ने बड़े प्यार से मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं कुछ ना समझ पा रही थी। सुरैया जानती हो मैं आइंदा साल यहाँ नहीं आऊंगा, वकार बड़े अफसरदा लहजे में एक दिन कहने लगा। वो क्यों? मैं परेशान हो गई। वो इसलिए कि मैं फर्स्ट ईयर में चला गया हूँ और मुझे किसी दूर शहर के कॉलेज में दाखिला लेना होगा। वो बड़ी मासूमियत से कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में दुनिया भर का दर्द सिमट आया था, जैसे वो वाकई बहुत परेशान है। तो वकार, तुम यहाँ ही भाईजान के पास रहने लग जाओ ना। कॉलेज दोनों इकट्ठे जाया करेंगे और मिलते भी रहेंगे। भैया नहीं मानेंगे और फिर उनकी नौकरी का क्या भरोसा, कल तबादला हो जाए। लगता है हम दोबारा ना मिल सकेंगे और अगर ऐसा ही हुआ तो शायद मैं तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह सकूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो रूहान सा हो गया था। नहीं वकार, ऐसा मत कहो, मैं भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी आवाज घिघिया गई। लेकिन ये सब हमारे इख्तियार में नहीं। ये तो होगा, हमें एक दूसरे के बगैर रहना पड़ेगा। वो दूर खलाव में घूरता हुआ बोला। तुम कुछ कर सकती हो सुरैया? कहते हुए उसने सवालिया निगाहें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। मैं तुम्हारी खातिर नहर में छलांग लगा सकती हूँ वकार बाबू। अगर अभी कहें तो मैं अभी लगा देती हूँ। नहीं पगली, छलांग नहीं लगानी। तुम्हें शादी के लिए घर वालों को राजी करना होगा और मेरा इंतजार करना होगा। वो कह रहा था और उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। ये कोई बड़ा काम नहीं, मैं आज ही घर वालों से बात करूंगी। मैंने फौरन कहा। नहीं, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा। फिलहाल तुम ये करो, रात को मुझसे मिलने आया करो। दिन को कोई काम की बात नहीं हो सकती। क्या ख्याल है, आओगी ना?
रात को तो बहुत मुश्किल है, सब लोग घर पर होते हैं और उन्हें पता लग गया तो। मैं डर गई थी, छलांग लगाने को तैयार हो और रात को आते हुए डरती हो, बड़े दावे करती हो, बड़ा प्यार है मुझसे, मैं आऊंगी वकार बाबू, बोलो कहाँ आना है और हम क्या बातें करेंगे। पूछते हुए मैं हैरान थी, वो क्या बातें हैं जो हम दिन को नहीं कर सकते और रात को करेंगे। वो सामने कमाद के खेत के पास रात 12 बजे के बाद, जब तमाम घर वाले सो जाएं, घबराना नहीं, वो मुझे दिलासा और हौसला दे रहा था। ठीक है, मैं आऊंगी, कहकर मैं चली गई। अंधेरा फैलते ही मुझे एहसास हो गया, ये काम इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रही थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी और ऐसा बाहर हाल मुझे करना था। मैं वकार बाबू को अफसरदा देख सकती थी, ना उसकी कोई बात टाल सकती थी। जब घड़ी की सुइयों ने 12 बजा दिए तो मैं उठ बैठी। सर्दी के बायस खून रगों में मुंजमद हो रहा था। खुद को बड़ा हौसला दिया, गोया काम इंतहाई मुश्किल था, लेकिन नहर में छलांग लगाने वाले के लिए तो आसान था। मैंने वादा जो कर लिया था और मैं पहुंच गई, और वकार पहले ही मेरा मुंतजिर था। हौलती लड़खड़ाई घर पहुंच गई। रात में उसका मोशी से वापस घर पहुंची जैसे निकली थी। सब लोग सो रहे थे, लेकिन मुझे उनका इतना एहसास न था। मैं तो आज नई दुनिया की सैर करके आई थी, इतनी कड़ियल और जवान 7 भाइयों की इकलौती बहन रात की तारीकी में उनकी इज्जत और गैरत के पर खच्चे उड़ाकर आ गई। शायद इसलिए कि लाडली थी और इकलौती और बहुत ही प्यारी भी थी कि वो बड़े सुकून से सोए हुए थे। फिर वो जब तक गांव में रहा, हम चोरी छुपे मिलते रहे, लेकिन बहुत जल्द हमारे घर वालों को शक पड़ गया और मुझ पर पाबंदी लग गई। लेकिन उन्हें क्या खबर कि हम तारीख रातों का सीना चीरते रहते हैं। बज़ाहिर दिन को हम पर पाबंदी लग गई, खसूसन मुझ पर, वकार पर कोई खास नहीं, सिर्फ डांट टिपट तक ही मैं दूर रहा। लेकिन उसके फेल होने की वजह से भाई मुख्तार काफी मशकूक हो गए थे। वकार, अब मैं ना इंतजार कर सकती हूँ ना तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, तुम ना जाओ। उस दिन जिस दिन सुबह उसे जाना था, रात को मैंने कहा, या फिर मेरे वालिदैन से शादी की बात करो, इस तरह मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दूसरे लफ्जों में गोया मैंने धमकी दे दी। उसने बड़ी तावीलें पेश की, मजबूरियां बताई, लेकिन मैं कुछ सुनने को तैयार न थी। मैं बहुत दूर निकल चुकी थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यही वजह थी, मैं उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। आखिर फैसला हुआ, सुबह भाई मुख्तार से बात करेंगे। जब उनसे हम दोनों ने बात की तो वो उछल पड़े। उन्होंने डंडा उठाया और मेरे सामने वकार की अच्छी खासी पिटाई कर दी और मुझे भी बुरा भला कहा। फिर उन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया और हमारे घर में क्यामत खड़ी हो गई। और उससे पहले कि मेरे भाई मुझे जिंदा दफन कर देते, मैं उनके पांव पड़ गई और गिड़गिड़ाकर माफी मांग ली। अगर उन्हें ये पता चल जाता हम क्या कर चुके हैं, तो मेरा इंजाम देख कर न जाने कितनी सदियां वो धरती कांपती रहती। उनके ख्याल में सिर्फ ये था कि शायद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और फिर ये सब कुछ देख कर भी अगली रात हम वो मंसूबा तरतीब दे चुके थे जो अजल से होता आया है, राह फरार का। जो कुछ घर से मिल सका मैंने ले लिया और फिर अगली रात हम 6 मील का पैदल सफर करके करीबी शहर पहुंच गए और वहां से रातों रात लाहौर पहुंच गए। वकार शायद मेरा साथ ना देता, लेकिन दूसरी सूरत में अंजाम जो होता जान चुका था। वो भी मजबूर था और मैं भी। हमारे लिए ये सब कुछ नया था, लेकिन हम अपने किए के हाथों मजबूर थे। और ये सब किया धरा वकार का था और मुजरिम मैं भी थी। अगर मैं ना चाहती तो इसके इख्तियार में क्या था। सुबह 7 बजे शालीमार ट्रेन से लाहौर से हम अल्लाह के सहारे पर कराची के लिए रवाना हो चुके थे। गाड़ी चल पड़ी तो हमने सुख का सांस लिया। यकीन सा हो गया था हर तरह का खतरा टल चुका है। लेकिन मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा जी भर के रोई। बड़ा ही दुख हो रहा था अपनी इस हमाकत पर, और हमाकत कोई मामूली बात भी तो ना थी। मैं जरा सा दुखी होती तो मेरे भाई जमीन हाथों में उठा लेते थे। बूढ़ी और ज़ईफ माँ जिसने न जाने कितने मसाइब झेल कर मुझे पाला था, और फिर बूढ़ा बाप जिसकी आंखों का नूर थी, उसमें कोई शक नहीं, मैं उनकी आंखों की रोशनी थी। मुझे क्या हो गया था, मैं कितनी मासूम और सीधी सादी थी, और इतना बड़ा कदम उठाते वक्त मुझे कुछ भी तो नजर नहीं आया। जंगल में रह रहकर, इंसानों से दूर रहकर मैं भी कोई जंगली जानवर बन गई थी। मेरे घर वाले भी इंसान थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। शायद आसमानों पर कातिब तकदीर ने ये लिख दिया था, और तकदीर भयानक जबड़े खोले मेरा पीछा कर रही थी। तो मैं क्या करती, ये कुछ होना था, वापसी की कोई सूरत न थी। भाई जिंदा दफन कर देते, मैं उन सबको हमेशा के लिए छोड़ आई थी। एक पल में क्या से क्या हो गया था, सोचने समझने की मैंने जरूरत ही महसूस नहीं की। इतना बड़ा फैसला करते हुए जरा देर लगाई। बहरहाल अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था, सिर्फ आगे। पीछे तो सिर्फ मौत ही थी, और वो भी दर्दनाक, अजियतनाक। बार बार ख्याल आता रहा, अगर मैं वापिस हो जाऊं तो सिर्फ मुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे, बाकी घर को तो बचा लूंगी। लेकिन मुझ पर इश्क का भूत सवार था, या अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी। अगर मैं चाहती तो घर बच सकता था, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज थी, खुदा जाने मेरे बाद मेरे घर का क्या हाल था। बस ये सोच सोच कर दिमाग की रगें फट रही थी। मुझे जितनी घर की फिक्र थी उतनी अपनी नहीं थी। मेरा क्या इंजाम होगा मुझे परवाह न थी। बूढ़े वालिदैन और भाइयों की बर्बादी का ख्याल मुझ पर आग बरसा रहा था।
लेकिन अब कुछ किसी के इख्तियार में ना था। मुझे ट्रेन में सफर करने का कितना शौक था, और जब सफर कर रही थी तो गाड़ी के अंदर बैठने का इतना शौक ना था जितना गाड़ी के नीचे लेट जाने का था। अब तो सिर्फ मौत ही मुझे सुकून दे सकती थी। उस दिन मुझे ये एहसास अच्छी तरह से हो गया था, इंसान के इख्तियार में इतना नहीं जितना तकदीर के इख्तियार में होता है। ये सब कुछ कौन करवा रहा था? सिर्फ तकदीर ही करवा रही थी। मैं तो ये कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं कितनी बुज़दिल डरपोक थी, और ये हिम्मतें हौसले कहाँ से आए? और आनन फानन मेरी जिंदगी अंधेर कर दी, और मेरा सारा घर महज मेरी तवज्जो और मेरे किरदार और फेल के बायस तबाह हुआ था। वकार तो गुमसुम सा था, जैसे वो बोला तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं अपने ख्यालों से चौंकी तो इधर उधर देखा, लोग तरह तरह की खुशगपियों में मशगूल थे। कोई सो रहा था और कोई खड़े खड़े सफर करते हुए लम्हे लम्हे का हिसाब दे रहा था। ऐसा ही होता है, मैं सोचने लगी, कोई नींद के मजे ले रहा है और किसी को बैठने की जगह नहीं मिल रही। सफर तो सबने करना है, और ऐसा क्यों है? अजीब अजीब सोचें मेरे अंदर तोड़ फोड़ कर रही थी, और दिमाग की जैसे शरेआनें फटने वाली हैं। गाड़ी बर्क रफ्तारी से अपनी मंजिल के सिंध बढ़ रही थी। उसे तो मालूम ही नहीं था मेरे अंदर बैठने वाले कौन हैं, क्या कुछ लुटा कर आए, क्या कुछ बर्बाद करके आए हैं, और इनका इंजाम क्या होगा। उसे तो कोई वास्ता नहीं। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद हम कराची कैंट स्टेशन पर पहुंचे तो खौफ से मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। हर आदमी मुझे भाई लग रहा था। मेरे भाई जरूर कराची पहुंच गए होंगे। ये मैंने क्या कर दिया? हर आदमी को मैं घूर घूर कर देख रही थी, कदम कदम पर लरस जाती। अगर मेरा कोई भाई यहाँ पहुंच गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो छोड़े भी क्यों? मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं, पूरे घर को जिंदा दरगोर कर दिया था। आखिर इनका क्या जुर्म था? पहले उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया, जवान किया, और उनकी जिंदगियां मेरी वजह से बर्बाद हुई। मैं इतनी कीमती तो ना थी कि महज मेरी वजह से सब घर तबाह हो जाते। वकार के गांव का एक आदमी था, वकार का दोस्त था या जानने वाला। बहरहाल हम इसके सहारे पर कराची आए थे। वहां पहुंचते ही वो घर पर ही था। पहले तो वो हमें देखकर कांप गया, लेकिन मुझे देखकर इसकी बाछें खिल गईं। इसने हमें खुशामदीद कहा, बड़ी खातिर मदारत की। मुझे जरा तसल्ली हुई। चलो ठिकाना तो मिल गया। कमरा एक ही था, लेकिन जरूरत की हर चीज मौजूद थी। सहूलत ही वो अकेला ही रहता था। ये अच्छा हुआ, वरना हमारे राज पर ज्यादा देर पर्दा न रहता और हमारा क्या इंजाम होता। चंद दिन तो खूब मेहमान नवाजी हुई। उसने मेरे बारे में कुछ भी ना पूछा, तो मुझे शक हुआ कहीं वकार ने पहले ही तो उसे सब कुछ नहीं बता रखा। और यही हकीकत थी। वकार इसके मशवरों पर अमल करता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। मेरी वजह से वो इतना बौखला गया था कि बात करते हुए, कोई काम करते हुए ध्यान मुझ पर ही रखता, और मुझे ये बड़ा नागवार गुजरता। लेकिन क्या करते, मजबूर थे। चाहिए तो ये था वो वकार से बात करे, जबकि वकार इसके ख्याल में घर के कोने कुदरे में पड़ा हुआ कोई बेकार सामान था। न जाने वकार भी इससे क्यों दब कर रह रहा था। शुरू शुरू में तो सिर्फ ये समझती रही कि शायद वकार इसे मोहसिन समझते हुए दरगुजर कर रहा है। हफ्ते भर बाद हमारा निकाह हो गया और मैं वकार की बीवी बन गई। 1 माह का अरसा तो गुजर गया, कोई खास बात ना रूनुमा हुई। और फिर एक दिन वो वकार का दोस्त, जिसका नाम मुश्ताक था, अपनी असलियत पर आ गया। एक दिन रात का खाना जब खा चुके तो वो बोला, देखो वकार, जैसा कि तुम जानते हो मेरा एक शरीफ घराने से ताल्लुक है। तुम्हारी मजबूरी देखते हुए मैंने तुम्हें सहारा दिया। अब तुम्हें चाहिए कोई बंदोबस्त कर लो। इससे पहले वकार कुछ बोलता तो मैंने कहा, भैया आपने हमें सहारा दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं हम आपको पूरा पूरा खर्चा देंगे। हमारे पास पैसे हैं। बात ये नहीं, खर्चा तो मैं भी आपको खिला सकता हूँ। असल बात ठिकाने की है। आप लोग कोई अलग मकान ले लें, और वकार को भी चाहिए कि कोई नौकरी वगैरह करे। अगर कोई मेरा मिलने वाला आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वकार नौकरी कैसे करेंगे भैया? मैं अकेली घर पर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा फिलहाल तो नामुमकिन है। मैं घबरा गई थी। बहरहाल फौरी ना सही, आपको बंदोबस्त तो आखिर करना होगा। वो मकरूसी हंसती हंसते हुए बोला। मेरे जहन में खदशात हथौड़े मारने लग गए। यह आदमी सही नहीं, जबकि मैं इसे कितना अजीम समझ रही थी। रात को मैंने वकार से कहा, इससे पहले कि कोई खिलाफ तवक्को सूरत हाल का सामना करना पड़े, हमें कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। वो किसी भी वक्त हमारी तबाही का बायस बन सकता है। मुझे ये डर था कहीं ये पुलिस वगैरह या हमारे घर वालों को इत्तला ना कर दे, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। सुरैया, इतनी जल्दी कैसे कोई बंदोबस्त हो सकता है? मकान के अलावा हमें एक आध इंसानी सहारे की भी जरूरत है। हम इस इतने बड़े शहर में नावाकिफ हैं। काश हम ये कुछ ना करते। ये कहते हुए वकार तकरीबन रो दिया। वकार, ये क्या कह रहे हो? मैं चीख उठी। तुम मेरा सहारा बनने, हौसला देने के बजाय मुझे उल्टा डरा रहे हो वकार। मैंने महज तुम्हारे प्यार में ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे घर को कब्रिस्तान में धकेल दिया है।
और तुम अभी से हिम्मत छोड़ बैठे हो। तुम्हें सहारा दे दूं, मुझे कौन सहारा देगा? मैं भी तो तुम जैसा ही हूँ। मैं भी इतना ही मजबूर और बेबस हूँ जितना तुम हो। वो रोहानसा हो गया। अगर तुम्हारी ये पोजीशन है तो मुझे क्यों बर्बाद कर दिया है तुमने? मैं चिल्लाई। मैं ये समझ रही थी वाकई वकार मासूम है, कमजोर, बुज़दिल और मजबूर है, लेकिन वो मासूम चेहरा इतना मकार और भयानक होगा मेरे फरिश्ते भी नहीं जानते थे। वकार का ये रूप भी हो सकता है, मैं नहीं सोच सकती थी। या फिर इंसान के कई रूप होते हैं, ये नहीं जानती थी। और फिर यह मर्द की जात किस वक्त कोई नया रूप धार लेती है, ये नहीं जानती थी। शायद उसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतने करीब से देखा न था। मुझे तो बचपन से प्यार, खुलूस, मोहब्बतें और हमदर्दी ही मिली थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि सब लोग ऐसे होते होंगे जैसे मेरे घर वाले हैं। लेकिन घर से हजारों मील दूर आज मुझे किन हालात से और कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, या शायद मैं उन लोगों में से हूँ जो तमाम उम्र ठोकरें खाने, संभलने और फिर ठोकरें खाने में ही उम्र गुजार देते हैं। कैसे भी हालात हो, डट कर मुकाबला करूंगी। जब बर्बाद होना और इतनी सस्ती मौत ही मरना है, तो क्यों ना जिंदगी की कीमत वसूल करूं। बल्कि अब तो मुझे पूरे घर की जिंदगियों की कीमत वसूल करना थी। बहरहाल मैंने वकार को मजीद कुछ कहना और तंग करना छोड़ दिया। और मैं कर भी क्या सकती थी, जबकि मैं मुकम्मल तौर पर इन दोनों ही के कब्जे में थी। मैंने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया और आने वाले वक्त और फैसलों के इंतजार में बैठ गई। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और अंदर ही अंदर रोती, ये कितनी बड़ी खता कर बैठी हूँ मैं, जिसका कफारा मर के भी नहीं दे सकती। एक मेरी जिंदगी का सवाल होता तो मामूली बात थी, और फिर जिसके लिए सब कुछ किया, वो क्या निकला, वो क्या था? वो तो खुद मासूम रोता चीखता बच्चा था। उसे तो खुद दिलासे और सहारे की जरूरत थी। मैं समझ गई थी उसने मुझे बर्बाद किया और खुद हुआ। ये सिर्फ इस मुश्ताक की नवाजिशें हैं। वो अब हमें घर से निकालने की या घर में रहने की कीमत वसूल करना चाहता था, और उसके नजदीक मैं कुछ भी नहीं थी सिवाय बद किरदार और एक दाश्ता के। मेरी कोई हैसियत ही न थी। उसका ख्याल था मैं जिस तरह चाहूंगा वो होगा, और वकार को तो पहले ही जानता था, और यही वजह थी वो वकार को इस्तेमाल कर रहा था। और अब इसका मकसद पूरा हो चुका था। एक दिन मैं किचन में खाना तैयार कर रही थी। 3 गज के फासले पर कमरे में वकार लेटा हुआ था कि मुश्ताक किचन में आ गया। वो काफी हवास बाख्ता लग रहा था। उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, और मैं जानती थी ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए मेरे लिए कोई अनहोनी नहीं थी, और मैं पुरसकून थी। और मेरा मजाजी खुदा मेरे सर पर मौजूद था, मेरी इज्जत का रखवाला और मेरा मुहाफिज 3 गज के फासले पर था। भूख लगी है भैया, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, जबकि मैं उसे देख चुकी थी और वो समझ रहा था कि मैंने उसे देखा नहीं है। सुरैया, तुम्हें क्या मालूम था कि मैं हूँ? वो उखड़ी सांसों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। मुझे यकीन था, इसलिए कि वकार कभी किचन में नहीं आया, ना आता है। मैं जानती हूँ, फिर आप ही हो सकते हैं, और कौन हो सकता था? और फिर वकार को इतनी भूख नहीं लगती जितनी आपको लग सकती है। मैंने ऐसे ही बेतुकी हाँकी। जब ये जानती हो तो फिर ये भी जान लो, मुझे रोटी की नहीं तुम्हारी भूख है। वो बड़ी ढिठाई से कहने लगा। मैं आपकी बहन हूँ मुश्ताक भाई, और फिर आपके दोस्त की इज्जत हूँ। मैंने सूरत हाल मटाने की कोशिश की कि वो संभल जाए, जबकि मैं सोच चुकी थी ये सब कुछ फजूल है, और मैं इन हालात में बात को बढ़ाना भी नहीं चाहती थी। कैसी बहन और कौन भाई? न तुम मेरी बहन हो और ना मैं तुम्हारा भाई हूँ। छोड़ो इन फजूलियात को और वक्त जाया ना करो। आ जाओ मेरी बाहों में। ये मुद्दतों से तुम जैसी दोशीजा के लिए तरस गई हैं। उसकी कमीनगी पूरे उरूज पर थी। ये फिर बात करेंगे, अभी वकार सामने है, देख लेगा। मैंने पैंतरा बदल कर वक्त टालना चाहा। कौन वकार? कैसा वकार? वो तो तुम्हें लाया ही मेरे लिए है। अब तुम मेरी हो, वकार को भूल जाओ। कहते हुए वो मेरे करीब आ गया और जबरदस्ती मुझे आगोश में ले लिया। मैंने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं जो पहले ही परेशान थी, हवास खो बैठी। मेरा ख्याल था आवाज सुनकर वकार दौड़ता आएगा, लेकिन ये मेरा महज ख्याल ही था। ये तो सब एक मंसूबे के तहत हो रहा था। जब मुहाफिज ही लुटेरे बन जाएं तो इंसान कहाँ तक हाथ पांव मार सकता है, क्या कर सकता है? सारी सूरत हाल खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी, जबकि पहले खदशात थे, और मैं ये भी समझ रही थी ये मेरा वहम है। वकार बहुत अच्छा इंसान है। खुद को संभालो मुश्ताक, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। मैंने हवास पर काबू पाते हुए हालात का पासा पलटना चाहा। मेरा इतना कहना था कि इसकी बाछें खिल गई। वो एकदम फैल गया। सुरैया, जब तुम सारी बात समझ गई हो तो ये अच्छी तरह जान लो, बीवी तुम वकार की रहोगी। और आज के बाद वो इतना ही कह पाया था कि जोरदार लकड़ी उसके सर पर लगी, और उसके सर से खून उबलने लगा और बहने लगा। वो दूर जा गिरा। शायद वो इस सूरत हाल के बारे में सोच भी ना सकता था, और मैंने पहले तो कोशिश की कि वक्त मिल जाए,
اور پھر سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں گی، لیکن جب اس کی بےہودگی حد سے بڑھی تو مجھے مجبوراً موقع ملتے ہی یہ کرنا پڑا۔ وہ گر پڑا تھا، اس کا جسم خون سے لت پت ہو چکا تھا اور میں باہر نکل آئی۔ بے غیرت جا، اپنے محبوب کو سنبھال جس کے لیے مجھے لایا تھا، میں نے اپنے مجازی خدا سے کہا۔ یہ کیا کر دیا تو نے سوریا، اب کیا ہوگا اگر اسے کچھ ہو گیا؟ تو کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف دوڑ پڑا اور میں بستر پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کوئی نہ تھا چپ کرانے والا، دلاسا دینے والا، حوصلہ دینے والا۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی، کچھ خبر نہیں تھی۔ جب ہوش آیا تو شام کے دھندلے ہر سو پھیل چکے تھے، وہ دونوں غائب تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرے سر میں ہزاروں آندھیوں نے طوفان برپا کر رکھے تھے۔ اب میرا کیا بنے گا؟ کیا انجام ہوگا؟ کہاں جاؤں گی؟ رات بھر اکیلی بیٹھی روتی اور سوچتی رہی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ وہ کہاں گئے اور میرے بارے میں ان کا ارادہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار یہ طے ہو گیا، مرنا ہے اور صرف مرنا ہے، لیکن سستی موت ہرگز نہیں۔ کچھ قیمت لگوانی ہے مجھے، خود کو سنبھالنا ہے اور حالات کا مقابلہ ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، نہیں تو اگر ذرا سی کمزوری اور نرمی میں نے برتی تو میرا سب کچھ تباہ ہونے کے بعد انجام کیا ہوگا سامنے تھا۔ اگلی صبح وقار شاید ہسپتال سے آیا تھا، چھوٹتے ہی کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑتا؟ وقار تو اتنا بے غیرت ہوگا، اس کے آگے میں کچھ نہ سن سکی۔ وقار تو مجھے اس کے لیے لایا ہے، یہ سچ ہے؟ میں نے کلیجہ تھام کر پوچھا۔ ہاں، اس کے لیے لایا ہوں، وہ دھاڑا۔ میں ذہنی توازن کھو بیٹھی، قریبی چارپائی پر دڑم سے گری، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا، بے شک ہسپتال ہی گیا تھا۔ جب سنبھلی، ہوش ٹھکانے آئے تو مجھے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بھی وقار کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ شاید وہ اتنا مجبور اور بے بس یا واقعی بے غیرت ہے اور وہ مجھے مفت کا گھسا پیٹا مال سمجھ کر لے آیا ہے۔ اب مجھے صرف دیکھنا یہ تھا کہ وقار مجبور ہے یا بے غیرت۔ شام کو وقار آ گیا، اس کی حالت ٹھیک نہیں، اگر وہ مر گیا تو میں تجھے تھانے پہنچا دوں گا۔ وہ غرایا۔ ٹھیک ہے وقار، مجھے تھانے پہنچا دینا، لیکن اگر میں مشتاق کی بات مان لوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ آخر میں تمہاری بیوی ہوں، عزت ہوں، تمہیں دکھ صدمہ نہیں ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت کی مجبوری ہے سوریا۔ وہ مجھے آمادہ دیکھ کر جھوم اٹھا۔ جی ہاں، یہ میرا مزاجی خدا تھا، میری عزت کا محافظ، اور اس کے لیے 7 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی اور پیاری بہن، بوڑھے والدین کی روشنی ساری رات کی تاریکی میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی تھی کہ وقار اداس نہ ہو میری وجہ سے، وقار کو دکھ نہ پہنچے۔ مگر وقار کمرہ تو ایک ہی ہے، میں اس بغیرت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ بظاہر میرے لہجے میں امادتی تھی، تو کیا فرق پڑتا ہے، میں دوسری چارپائی پر ہوا کروں گا، وہ بڑے اعتماد و بردباری سے کہہ رہا تھا۔ اس کا مرجھایا ہوا افسردہ چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا۔ وقار، تم ایک پورے گھرانے کو قبرستان پہنچا کر سکون سے جیو گے، یہ نہ ہوگا، میں نے دل میں ہی دل میں کہا اور اسے مزید تولنے لگی۔ بے غیرتی کی تمام حدیں تو وہ پھلانگ ہی چکا تھا۔ وقار، ایسا کیوں نہ کر لیں، تم مجھے طلاق دے دو اور میں مشتاق سے ہی شادی کر لوں۔ یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، مگر وہ یہ نہیں مانے گا۔ وہ یکدم کھوس آ گیا، صرف اس لیے کہ مشتاق پتہ نہیں میری بیوی سے شادی کرے گا بھی یا نہیں۔ فکر نہ کرو وقار، مشتاق کو میں منا لوں گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ سن کر یکدم اچھلا اور باہیں کھول کر مجھے سمیٹنا چاہا۔ نہیں وقار، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مت چھوؤ، اس لیے کہ آج کے بعد میں تمہاری نہیں، مشتاق کی عزت اور بیوی ہوں۔ منصوبے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے کہا، چلو بابا، بن جانا اس کی بیوی، آخری بار ہمارے سینے بھی لگ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل میں آئی اس کا قیمہ بنا کر چبا ڈالوں، اپنی عزت و ناموس، غیرت کی اس قدر بھی کوئی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ کم سے کم میرا ذہن تو نہ ماننے کو تیار تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خود پر بڑی مشکل سے قابو پا رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بنا بنایا پروگرام میری معمولی سی لغزش سے خاک میں مل جائے۔ آج شام تک مشتاق واپس آ جائے گا، اس کا زخم کافی بہتر ہو گیا ہے، میں اسے خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے اس نے کہا، وہ کتنا خوش تھا، وہ بغیرتی کی تمام حدیں پھلانگ چکا تھا۔ انسان اتنا گھٹیا بے غیرت کمینہ ہو سکتا ہے؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ آخر وقار ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک مرد تھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں تو کیا، اگر اس کی بہن بھی ہوتی تو وہ دوست کے حوالے کر دینے میں فخر محسوس کرتا۔ اس دن میں جی بھر کے روئی، باقی ماندہ عمر کا رونا میں ایک دفعہ رو لینا چاہتی تھی، اور جب میرے اندر کا تمام غبار نکل گیا تو میں نے قسم کھائی آئندہ نہ روں گی، نہ پریشان ہوں گی۔ اب میں معصوم سیدھی سادی سوریا نہیں تھی، ایک بکھری ہوئی چنگارتی شیرنی کا روپ دھار چکی تھی۔ اب مجھے صرف ایک کام کرنا تھا، اپنی بربادی کی زیادہ قیمت وصول کرنا، اور وقار مشتاق کی زندگی کی قیمت اور وقت جتنا کم کر سکتی تھی کرنا تھی۔ مجھے خوشی تھی مشتاق ہسپتال سے آج ہی آ جائے اور آج ہی میں وقار کی پریشانی کم کر دوں، لیکن افسوس مشتاق کو آنے میں مزید ہفتہ لگ گیا۔ وقار سمجھ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ بخوشی کرنے کو تیار ہوں،
जो वो चाहते थे। मुझे और तो कोई ना दुख ना रहा, रह रह कर दुख इस बात का हुआ कि वो वकार जिसे मैंने क्या समझा और वो क्या निकला, और महज उसकी खातिर इतने इंसानों को तड़पती से सख्ती मौत दे दी थी, और मैं वकार को इतनी आसानी से कैसे माफ कर दी। फिर मुश्ताक आ गया, घर में नई तरह की रौनकें अटखेलियां करने लगी। अब मुझे अगर थोड़ा बहुत सुकून मिलता तो वो सिर्फ ये तरीका था कि इन दोनों से इंतकाम लेकर खुद थाने चली जाती और इकबाल जुर्म कर लेती। इससे पहले कि मैं अपने मंसूबे पर अमल करती, मैं किसी मुनासिब मौके की तलाश में थी कि एक दिन एक नए इंकशाफ ने मेरे जहन के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। शायद वो जरूरत से ज्यादा चालाक और मक्कार थी और मैं इतनी नादान थी। सुरैया बेगम, वकार तो घर पहुंच चुका है, उसे अब भूल जाओ। अब तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना होगा, एक दिन मुश्ताक कह के लगाता हुआ बोला। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर थी, उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। पहले मैं ये समझी ये कोई फराड है, वकार ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन ये हकीकत थी, वकार साहब जा चुके थे और मैं मुश्ताक के रहमो करम पर थी। उधर मुझे अपना मंसूबा खाक में मिलता दिखाई दे रहा था। वकार भाग गया था, मेरी आरज़ुओं मेरे अरमानों का कातिल तो वो था। मुझे तो इंतकाम उससे लेना था, लेकिन यहाँ कामयाबी पलट गई थी। मुश्ताक से मैंने कई मरतबा फरियाद की कि मुझसे शादी करके मुझे हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ दे दो। मैं बर्बाद तो पहले ही हो चुकी हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं कोई नया सदमा बर्दाश्त करने की। मैंने अपने मंसूबे से दस्तबरदार होने की सोचकर मुश्ताक से दरख्वास्त की, तुम्हें सिर्फ मेरी दाश्ता के तौर पर रहना होगा, शादी के चक्रों में ना पड़ो, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। वो इंतहाई कमीनगी का मुजाहरा करते हुए बुड़बुड़ाया। मैंने मुश्ताक की बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो मेरी बेबसी पर कहके लगा था, पहले तुम्हें जख्मी करने का मजा चखाऊंगा, बाद में सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करूं। मुझे माफ कर दो मुश्ताक, इतने बड़े शहर में मेरा कोई नहीं अब सिवाय तुम्हारे। हाँ हाँ ये तो है, तो मेरे इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो जा। अगर मेरी हमदर्दी चाहिए तो वरना। वरना क्या मुश्ताक? मैं मुकम्मल तौर पर हथियार फेंक चुकी थी, जानना चाहती थी वो क्या चाहता है। वरना तुम खुद जिम्मेदार हो, अपना सियास वैस सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं। वो मेरी बेबसी पर तंज कर रहा था। ठीक है, चंद दिन मुझे सोचने की मोहलत दो, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी बात मान लूं या फिर तुम्हारा घर छोड़ दूं। मैं कोई फैसला करना चाहती थी, लम्हा लम्हा सी सख्ती जिंदगी से तंग आ चुकी थी। ठीक है, सोच लो, कहकर वो घर से बाहर निकल गया। वो सारा दिन बाहर रहता, न जाने कैसी नौकरी कर रहा था। वो चंद दिन गुजरे होंगे, वो कहने लगा, तो फिर क्या सोचा सुरैया रानी, अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी? आज रात की मोहलत दे दो, सुबह होते ही मैं तुम्हारी बात मान लूंगी या घर छोड़ दूंगी। मेरी बेबसी इंतहा को थी। बिल्कुल ठीक, उसने एक शैतानी कहका लगाया। वो जानता था ये कहाँ जाएगी, उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, जबकि मुझे अपनी इज्जत की पूरी पूरी कीमत वसूल करना थी। मैं इतनी सस्ती तो न थी जितनी वो समझ रहा था। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। ये वो रात थी जिसकी मैंने मोहलत मांगी थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो हाथों में पिस्तौल लिए दो नकाबपोश मेरे सामने थे। मैं खौफ से लरज गई, लेकिन जल्दी संभल गई। इससे पहले कि वो मुझसे या मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने मुझे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। खबरदार, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, एक नकाबपोश ने धमकी दी। और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं एक इंतहाई कीमती बेडरूम में थी और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा कोई सिगार पी रहा था। मुझे होश में आता देखकर बोला, देखो लड़की, तुम्हें खौफ सदा होने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा बंगला है जिसके बेडरूम में तुम मौजूद हो। मैंने तुम्हें 60,000 में खरीद लिया है। मैं कभी कभार आया करूंगा। माजी को भूल जाओ, नई जिंदगी से समझौता करने की कोशिश करो। यहाँ पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। नौकर खिदमत के लिए हाजिर है। हर चीज तुम्हें इशारा करने पर मिल जाएगी, लेकिन कोई अहमकाना हरकत करने की कोशिश न करना, वरना पछताओगे। चोटें खाने की शायद इतनी आदी हो चुकी थी कि इस इंकशाफ से कोई मुझ पर बिजली ना गिरी, तो मैं 60,000 में फरोख्त कर दी गई हूँ। उसके जाने के बाद मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम घर और तहफ्फुज़ तो मिल ही गया है। काफी देर रोती और सोचती रही, फिर एक छन्नाके से उठ बैठी। चलो जिंदगी को अपने अरमान पूरे कर लेने दो, मैं हालात से हर तौर समझौता करूंगी। ये जो कोई भी है मेरी इज्जत की धज्जियां बखेरेगा, लेकिन घर तहफ्फुज़ तो देगा, जरूरतें तो पूरी करेगा। ऐसे भी तो मेरे पास क्या रह गया, बस एक सदमा मुझे संभलने नहीं दे रहा। एक शख्स भाग गया और दूसरे ने 60,000 वसूल कर लिए और खुशियों खुशियों घूम फिर रहे हैं। चलो जिंदगी ने साथ दिया तो फिर कभी सही। हर हाल मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था, उन दोनों से इंतकाम लेना, और ना मुझे जीने की कोई आरजू नहीं थी। वो सेठ साहब हफ्ते में एक दो दफा आते और फिर चले जाते। उसने मेरी इज्जत लूट कर जो मुझे इज्जत और मुकाम दिया, इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कई किस्मों की गाड़ियां मेरे लिए मुख्तस कर दी गई थी। नौकर मेरे इशारों पर नाचते, तरह तरह के खाने, जरूरत की हर चीज, दौलत के अंबार। मेरे कदमों में सिर्फ मामूली सा तहफ्फुज़ तलाश करने वाली को सब कुछ ही तो मिल गया था। लूटी जरूर थी, लेकिन भारी कीमत के इवज में काफी मुतमईन हो गई थी। घर पर मेरा मुकम्मल कंट्रोल था। मेरा हर तरह से ख्याल रखा जाता, हर तरह से खिदमतगार मौजूद थे। साल भर का अरसा गुजर गया, मेरी जिंदगी एक ही मामूल पर गुजर रही थी। दुख बांटने वाला कोई न था।
باقی سب کچھ تھا۔ شام کو ڈرائیور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا۔ زندگی بڑی عجیب سے موڑ پر آ گئی تھی، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، جبکہ عام حالات میں میری زندگی قابل رشک تھی۔ زندگی مخصوص دائرے میں گھومتی رہی اور میرے اندر لاوا پکتا رہا۔ آہستہ آہستہ کرنسی نوٹوں کی بدولت ڈرائیور کو میں نے قابو کر لیا تھا اور اس سے مشتاق کی خبر گیری کرواتی رہی، اور جلدی یہ پتہ چل گیا مشتاق بھی سیٹھ صاحب کا کرندہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو سیٹھ صاحب نے 60,000 اسے کس لیے دیے؟ وہ ایسے بھی اسے چھین سکتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شروع میں میری نگرانی کی جاتی رہی، لیکن شاید اب سیٹھ صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ بھاگے گی نہیں۔ مجھے آزاد کر دیا گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے اتنی عیاش کی زندگی چھوڑ کر کہاں جائے گی۔ یہ تھی بھی حقیقت۔ ایسی زندگی تو خوابوں میں دیکھنی بھی مشکل تھی، لیکن میرے اندر جو آگ لگی تھی وہ تو کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں نے ڈرائیوری سیکھ لی تھی اور خود گھومنے پھرنے لگ گئی تھی۔ سیٹھ صاحب جن کا نام طارق تھا، ان کو یقین ہو گیا تھا اب یہ نہیں جائے گی، اور پھر میں نے اداکاری کرتے ہوئے سیٹھ صاحب کا بھی دل جیت لیا تھا۔ اگر میرے اندر انتقام کی آگ نہ لگی ہوتی تو یہ دنیا میں جنت تھی۔ اور پھر یہ سیٹھ صاحب تھے بھی اتنے آزاد خیال کہ انہیں کسی چیز کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیا کاروبار کرتے تھے کہ ان کی دولت کے ڈھیر ہر طرف لگے تھے۔ ہر کوئی ملازم عیاشی کر رہا تھا، لیکن مشتاق شاید کوئی عام سا کرندہ تھا، ورنہ وہ اس معمولی سے مکان میں نہ رہ رہا ہوتا، جبکہ دوسرے ملازم اچھے خاصے مالدار لوگ تھے۔ دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ اس زندگی کو دھتکارنا اتنا آسان نہ تھا، لیکن میں اپنی بربادی کو کیسے بھول جاتی۔ مجھے اپنے پورے گھر کا حساب لینا تھا۔ اور پھر جب سیٹھ صاحب بیرون ملک ٹور پر گئے تو مجھے موقع مل گیا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، اب میں وہ معصوم ثریا نہیں تھی جس نے وقار جیسے غلیظ آدمی کو افسردہ ہونے سے بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ اب میرے اندر آندیاں تھیں، دنیا بھر کے طوفان امڑ آئے تھے، اور پھر ایسے حالات سے جب پالا پڑے تو کوئی بھی انسان وحشی بن جاتا ہے۔ جہاں جہاں سے میں گزری تھی مجھے آدم خور تو بننا ہی تھا۔ ایک رات میں نے ضرورت کا سامان لیا، گاڑی میں رکھا، اللہ کا نام لے کر چل نکلی۔ پہلے مشتاق کا پتہ کیا۔ میری بدنصیبی کہ وہ اس دن گھر پر نہ ملا۔ اب مجھے وقار کا پیچھا کرنا تھا۔ گو یہ کام آسان نہیں تھا۔ ہزاروں میل کا سفر مجھے تنہا کرنا تھا۔ مجھے کسی طرح کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، بس ایک دعا کر رہی تھی خدا سے کہ وقار تک پہنچنے کے لیے مجھے زندگی اور ہمت دینا، کہیں راہوں میں زندگی ساتھ نہ چھوڑ جائے۔ ذرا سا یہ خوف ضرور تھا۔ وقار کا ایڈریس میرے پاس تھا۔ مختار بھائی جب گھر خط لکھتے تھے تو میں پڑھتی رہتی تھی۔ ان کے گھر کا پتہ مجھے اتنا یاد ہو گیا تھا جتنا اپنے گھر کا یاد نہ تھا۔ وقار گھر ہی گیا ہوگا اور کہیں تو جانے کی صورت نہ تھی۔ راستے میں ایک رات ایک جگہ میں نے قیام کیا، اور پھر ایک رات ایک دن کا سفر کر کے میں وقار کے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میرے اندر کی عورت زخمی شیرنی کی طرح چنگاڑ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کا ذرا بھی خوف نہ تھا۔ انتقام کی آگ شعلے برسا رہی تھی اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب اتفاق، اسی دن وقار کی شادی کے شادیانے بجے تھے۔ شام کے دھندلے کے ہر سو پھیل چکے تھے۔ اس کے گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک عورت سے پوچھا۔ گاڑی میں نے وقار کے گھر سے کافی دور کھڑی کی تھی۔ وقار کا نکاح ہو رہا ہے، مگر آپ کون ہیں؟ وہ عورت پوچھتے ہوئے مجھے گھورنے لگی۔ میں بھی عورت ہوں، یہ کہہ کر میں آگے نکل گئی۔ مجھے ڈر تھا کہیں وقار مجھے دیکھ نہ لے۔ گو کہ میں نے کافی حد تک حلیہ بدل رکھا تھا۔ ادھر ادھر ٹہلتے زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ لوڈ شیڈنگ نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں گھر کے اندر گھس گئی۔ گیس وغیرہ جلنے تک میں ایک محفوظ جگہ چھپ چکی تھی۔ مجھے کافی دیر چھپنا پڑا۔ حسن اتفاق کے جہاں میں چھپی تھی قریبی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت یاد آیا، وقار صاحب سامنے سے آتے دکھائی دیے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے بڑی محفوظ جگہ مل گئی تھی۔ عام طور سے مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ چہل پہل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ سے کان لگا دیے۔ آواز آ رہی تھی اور یہ آواز وقار کی تھی۔ اسے میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ آواز تو روز قیامت بھی یاد رہے گی، اور اس آواز کی خاطر میں نے کتنی بڑی قیمت دی تھی، اور اسے میں کیسے بھول سکتی تھی؟ نجمہ، آپ کل تک میری بھابھی تھی، اور قسمت کہ آج تم میری بیوی بن چکی ہو۔ جہاں میں نے یہ زہر نگلا تمہیں بیوی بنانے کا، وہاں تمہیں بھی ایک زہر نگلنا پڑے گا۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں دل مضبوط کرنا ہوگا اور یہ راز رکھنا ہوگا۔ نجمہ، تمہارا سہاگ لوٹنے والا میں ہی ہوں۔ جہاں مختار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی کو میں نے اغوا کیا تھا، اور وہ لڑکی ہی میری کل کائنات ہے۔ اسے میں ایک لٹیرے کے پاس کراچی چھوڑ کر آیا ہوں۔ بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، فریبی اور دغا باز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا اس پر، لیکن وہ کمینگی کی تمام حدیں پھلانگ گیا۔ اس نے مجھے ہر طرح سے بلیک میل کیا۔ مجھے وہ ہر روز پولیس کو بتانے کی دھمکی دیتا۔ اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا، تو میں نے یہ کچھ بھی برداشت کر لیا۔ بصورت دیگر ہمیں وہ بربادی دیکھنا پڑتی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور میں مجبور ہو گیا۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ میں سوریا کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ چلو جیسی بھی حالت میں ملے گی مجھے منظور ہے۔
मैं उसे सुबह लेने जा रहा हूँ और ये भी बता दूं कि सुरैया के भाइयों ने भाई मुख्तार को कत्ल कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से तो उन्होंने मेरा पता नहीं दिया था। मैंने सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। सुरैया के दो भाई मुख्तार भाई के कत्ल के जुर्म में जेल में हैं। उसके वालिदैन मर चुके हैं। ये सदमा बर्दाश्त न कर सके सुरैया के हुआ होने का, और बाकी उसके भाई वो जगह ही छोड़कर चले गए, और अब सुरैया का मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करते हुए ये वादा भी करोगी, ये राज रखोगी। वकार की जुबानी ये कुछ सुनकर आगे कुछ सुनने की मुझ में हिम्मत ना हुई। मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। पस्तौल दूर जा गिरा। चीख की आवाज सुनकर घर में भगदड़ मच गई। सब लोग दौड़े आए। मुझे बस इतना याद है कि वकार ने मुझे अपने बाजू में थाम कर चारपाई पर रख दिया। फिर कुछ होश ही नहीं रहा। फिर जब होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। जब कुछ ठीक हुई, कुछ हिम्मत हुई, तो मैंने वकार से कहा, मैं तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आई थी, लेकिन अब तुम्हें महज भाई मुख्तार की वजह से और उनकी बीवी के लिए जिंदा छोड़ रही हूँ। नहीं सुरैया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वकार गिड़गिड़ाया। ये ठीक है कि तुम्हारे प्यार में बहुत बड़ी कीमत दी है मैंने, और किसी हद तक तुम भी सच्चे और मजबूत है। मैंने सब कुछ सुन लिया है और यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं किसी और की मलकियत हूँ और मैं उसे छोड़ सकती हूँ, ना वो मुझे छोड़ सकता है। 60,000 में तुम्हारे मुश्ताक ने मुझे फरोख्त कर दिया था, और अब मैं जो जिंदगी गुजार रही हूँ वही मेरी असल जिंदगी है। लाख चाहो तो मैं नहीं भाग सकती। मैं किसी का घर आबाद करने के काबिल हरगिज नहीं, ना करना चाहती हूँ। तुम आज भी सुरैया मेरे लिए उतनी ही अजीम हो जितनी पहले भी थी। वकार मेरे पाँव पर दारों की तार रो दिया। लेकिन ये सब मेरे इख्तियार में नहीं। अगर वाकई तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम सच्चे हो तो उस शेर से मिलो जिसने मुझे खरीद कर दुनिया जहान की नियमतें दे रखी हैं। वकार को रोते चीखते चिल्लाते मैं वापस आ गई। मैं वहां मरना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे मुश्ताक से हिसाब चुकाना था। वालिदैन मर गए, दो भाई जेल चले गए, और बाकी वो जगह ही छोड़कर चले गए। और भाई मुख्तार जैसे अजीम आदमी की मौत, ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती मैं मुश्ताक का पीछा ही कर रही थी कि एक दिन वकार आ पहुंचा और शेर साहब के सामने गिड़गिड़ाया। शेर साहब ने मुझे इसके हवाले कर दिया, लेकिन फैसला मुझ पर छोड़ दिया, और मैंने शेर साहब को खुदा हाफिज कहते हुए वकार का हाथ थाम लिया, और मैंने इसको अपनी और प्यार की जीत समझा और वकार के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन न जाने मेरे भाइयों को कैसे और कहां से पता चल गया, उन्होंने एक दिन वकार को कत्ल कर दिया और मैं वहां से भाग गई। वो मुझे भी कत्ल कर देते, और आजकल मैं पागल का रूप धार कर मेंटल हॉस्पिटल में हूँ। जो मेरा इंजाम हुआ वो हर उस लड़की का इंजाम होता है जो अपने वालिदैन की इज्जत की धज्जियां उड़ाती है। काश इबरत का नमूना बनने से कबल हम लड़कियों को समझ आ जाए।